दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है और आज कोरोना काल में आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने आया। दोस्तों, सबसे पहले खुश हो जाइए कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में तो रहते हैं, परंतु इस लोकतंत्र को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं खुश इसलिए होने कह रहा हूं क्योंकि ना तो हमें अब लोकतंत्र से मतलब है और ना ही हमें किसी और तरीके से। हमें तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टियों से, और जो पसंदीदा राजनीतिक पार्टियां हैं वह अगर गलत भी कहे तो हमें काफी अच्छा लगता है। दोस्तों, एक बात को समझिए कि बहुत दिनों 2-3-4 दिनों से आ रहा है कि भारत का पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी कम हो गया, लेकिन एशियाई में टॉप 2 सबसे रिचेस्ट आदमी में हमारे भारत के 2 आदमी का नाम है, एक अंबानी साहब, दूसरे अडानी साहब। अब एक बात समझिए, आप इसमें खुश होंगे या दुखी। एक तरफ एशियाई में टॉप 2 में हमारे भारतीय है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे भारत का पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से पीछे हो गया। या फिर यूं कह लें कि हमारे भारत का जीडीपी ग्रोथ एशियाई के देशों में नीचे से दूसरे स्थान पर है। अब आप अपने अपने राजनीतिक पार्टियों, अपने अपने विचारधाराओं के हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको खुश होना है या आपको दुखी होना है। आप सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हमारे देश में बुनियादी चीजों को हमसे दूर किया जा रहा है, और जिस देश में असमानता सबसे ज्यादा हो, उस देश में अगर पर कैपिटा इनकम अगर बांग्लादेश से भी कम हो जाए, और अगर हमारे देश का पर कैपिटा इनकम 1,41,956 हो, वहीं बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम 1,62,300 रुपए के आसपास हो, तो यह बहुत ही शर्म की बात होगी। साथ ही साथ आप एक चीज पर और गौर कीजिए कि हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ एशियाई में -8.0% है, वहीं बांग्लादेश का 3.8%, चीन का 1.9%, वियतनाम का 1.6%, पाकिस्तान का भी -0.4% है, जबकि हम -8.0% में हैं। एशियाई में शामिल देशों में फिलीपींस ही है जो हमसे नीचे है, वह उनका प्रतिशत -8.3% का होता है। अब आप सोचने और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से अडानी साहब को दूसरे नंबर पर ला तो दिया गया, लेकिन भारत का जीडीपी ग्रोथ सबसे नीचे पायदान पर कैसे पहुंच गया। और आप अगर दूसरे तरीके से समझने और सोचने की कोशिश करते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि 2014 से पहले अडानी साहब 51,000 करोड़ का नेटवर्थ था 2014 से पहले, और अभी के समय में अडानी साहब का नेटवर्थ है 4,63,000 करोड़ का। अगर आप यह सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साल में अडानी साहब ने इतना कितना कमा लिया कि वह एशियाई में दूसरे नंबर पर आगे सबसे रिचेस्ट में, तो आप यह भी समझ लें कि उन्होंने एक साल में 2,40,000 करोड़ की कमाई की है। अब आप इसको एक और दूसरे तरीके से जोड़ने की कोशिश कीजिए कि जिस देश का जीडीपी ग्रोथ -8.0 हो और हर बुनियादी चीजों को आम जनता से दूर कर दिया जा रहा हो, वहीं एक ऐसा शख्स जो अपनी कमाई को इस तरीके से बढ़ा रहा हो कि वो एशियाई के दूसरे नंबर पर आ जा रहा है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से सरकारी संपत्तियों को या फिर सरकारी चीजों को उनके हाथ धीरे धीरे किया जा रहा है, और ऐसी ऐसी चीजों को उनके हाथ किया जा रहा है जो आने वाले समय में अंबानी साहब को भी पीछे छोड़ देगा। बात अगर हम बंदरगाह की करें, ट्रांसमिशन की करें, हवाई अड्डे की करें, माइंस की करें, गैस की करें, रेलवे की करें, किस चीज की बात करें, हर चीज आज के समय अडानी साहब के पास है। आप एक चीज और समझिए कि एक समय था कि जब आरबीआई सरकार को 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं दे सकती थी, लेकिन आज यह समय है कि एक साथ लाखों करोड़ आरबीआई सरकार को देती है। ऐसा कैसे हुआ? आप एक चीज समझिए कि अभी तक 2018 में से पहले तक जो आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन था, उसमें 50,000 करोड़ से ज्यादा आरबीआई नहीं दे सकती थी किसी भी सरकार को। लेकिन एक समय बीतने के बाद 2018 में
मोदी सरकार के द्वारा विमल जलान की एक कमेटी बनाई गई जिसने हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को पार करते हुए यह सवाल पूछ दिया कि आरबीआई क्यों नहीं देगी सरकार को पैसा। यह बात किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, पूछने की कोशिश नहीं की कि अगर आरबीआई सभी पैसा सरकार को दे देगी तो फिर जिस समय बैंक नीलाम हो रहे होंगे, जिस समय कोई बैंक नुकसान में होगा, उस समय कौन उस बैंक को बचाएगा। और यही बात लक्ष्मी विलास बैंक के साथ भी हुआ, किसी से यह बात छुपी नहीं। एक बात आप समझ लीजिए कि अभी तक सरकार ने 2015 से 2021 तक में मोदी सरकार ने आरबीआई से 5,44,732 करोड़ रुपए का ले चुका है। अगर आप इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मनमोहन सिंह सरकार ने अगर 7 साल का जायजा लिया जाए तो उसने आरबीआई से कितना लिया था, तो यह है 1,50,000 करोड़। आप समझ लीजिए कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों आंकड़ों में। सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि हम आज भी बेरोजगारी पर बात नहीं करते, हम आज भी अस्पताल पर बात नहीं कर रहे हैं, हम आज भी सरकार को उनकी नाकामियों पर नहीं घेर रहे हैं। वहीं पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से अगर सरकार हर उन संपत्तियों को बेच देगी जिस संपत्ति से एक सिंगल शख्स एशियाई के दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा और वहीं देश के बुनियादी चीजों को देश की आम जनता से दूर कर दिया जाएगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस ओर हमारा देश जा रहा है। आपको और हमको यह समझने की जरूरत है कि हमें अंबानी साहब और अडानी साहब से तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ इस बात की है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम लोग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, या फिर अगर उन्हें सुविधाएं मिल भी रही है तो वह उनकी कीमतें या फिर उनको जो उसका हर्जाना देना पड़ रहा है वह काफी दुखदायी है। आपको और हमको राजनीतिक पार्टियों के गलियारे से निकलना होगा और सरकार से सवाल पूछना होगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि इस कोरोना काल में पीछे दरवाजे से सरकार ने वर्ल्ड बैंक से भी कितना लोन उठा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।